हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मस्त हैं? स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हम लोग एनडीए 2025 मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी सेशन में एक नया सेशन लेके आए हैं, 3D पार्ट 1, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पार्ट 1। उम्मीद करते हैं जितने भी सेशन पीछे आपको प्रोवाइड करवाया गया होगा आप उसको कंप्लीट कर रहे होंगे, है ना? इसलिए करना चाहिए मित्र, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होने वाला है आपके एग्जाम में, एनडीए एग्जाम में, चाहे वो अप्रैल वाला हो चाहे वो सितंबर वाला हो, है ना? तो आपको ये वीडियो जो भी अप्रैल वाले कैंडिडेट हैं चाहे जो सितंबर वाले कैंडिडेट हैं उनको जरूर देखना चाहिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का खूबसूरत सा सेशन 3D ज्योमेट्री का, है ना? चलिए, एक छोटा सा नॉइज आएगा आपके वीडियो में। एक बच्चा का बगल में खेल रहा है, वो सामने में है, तो थोड़ा उस नॉइज को आप इग्नोर करते हुए, है ना, चलिए काम करते हैं। आइए शुरू करते हैं। अब क्या है कि हम नाइट को ये वीडियो शूट कर रहे हैं और बच्चा जगा हुआ है तो खेल रहा है अपने मम्मी पापा के साथ, तो इसलिए थोड़ा सा उनका आवाज आ रहा होगा, तो खैर कोई बात नहीं सर। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का ये जो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, एक बार आप इसको क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, है ना? चलिए पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा लेट द प्लेन, एक प्लेन है ये, पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3, -6। ये जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तब आपको बताना है कि प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। पहला सवाल ये पूछा है। तो मित्र एक काम करते हैं, देख लीजिए, इस सवाल का जवाब पहले हम लोग तुरंत कर लेते हैं। कैसे करोगे? प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 2x/k प्लस 2y/3 प्लस z/3 इक्वल टू 2। अब एक पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है 2, 3, -6। इसका मतलब आप इसमें पुट कर दीजिए, x के जगह पे 2, y के जगह पे 3 और z के जगह पे -6 पुट कीजिए। x के जगह पे 2 पुट करोगे तो ये 4/k हो जाएगा, प्लस y के जगह पे 3 पुट करोगे तो ये 6/3 हो जाएगा, और z के जगह पे अगर -6 पुट करते हो तो ये -6/3 हो जाएगा इक्वल टू 2। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये है 4/k, ये है 4/k, 6/3 और ये 6/3 कैंसिल, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। सॉल्व कर लीजिए तो यहां से k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। तो k का वैल्यू 2 आ जाएगा। हमसे डायरेक्शन रेशियो पूछा है नॉर्मल का, तो मित्र एक काम करते हैं, अब k का वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। प्लेन का जो इक्वेशन है इसमें हम k का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो k के जगह पे अगर 2 पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 2x/2 हो जाएगा, फिर प्लस 2y/3 प्लस z/3 इक्वल टू 2। अब आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 6। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। तो 2 3 जा 6 तो ये 6x हो जाएगा, 3 2 जा 6 तो ये 4y हो जाएगा, और 3 2 जा 6 तो ये 2z हो जाएगा, और इक्वल टू 2। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 3x
प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 6 आ जाएगा। प्यारे ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। अब ये जो प्लेन का इक्वेशन आया, इसी प्लेन में x के कोफिशिएंट को, y के कोफिशिएंट को और z के कोफिशिएंट को नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है। तो बताइए x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 2 है और z का कोफिशिएंट 1 है, तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा हमारा 3:1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। उसके बाद क्या पूछा, PQ are the intercept made by the plane on the coordinate axis, then find P plus Q plus R। ओके, आइए ये जो प्लेन है इसको वापस हम लिखते हैं। क्या है, देखिए प्लेन क्या था हमारा, प्लेन था हमारा 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 6 था। एक बार देख लीजिए तो 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 6 है। मित्र ये जो प्लेन है वो x एक्सिस को यानी x इंटरसेप्ट p दिया है, y इंटरसेप्ट q दिया हुआ है और z इंटरसेप्ट r दिया हुआ है। इसका मतलब समझे, आप इसमें अगर x इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं तो y और z जीरो पुट कर दीजिए, y और z जीरो पुट कर दीजिए, तो बोले कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 6 यानी x इक्वल टू 2 और यही x इक्वल टू 2 जो है वो p का काम करेगा। अगर आप y इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं, अगर आप y इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं तो x और z जीरो पुट कर दीजिए, x और z जीरो पुट कर दीजिए, तब पुट कीजिए x और z जीरो पुट करोगे तो ये 2y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 6 मतलब y इक्वल टू 3, यही वैल्यू आपका q हो जाएगा। अगर आप z इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं तो x और y जीरो पुट कर दीजिए, x और y जीरो पुट कर दीजिए, तो x और y जीरो पुट करोगे तो कितना हो जाएगा z इक्वल टू 6 और इसी z इक्वल टू 6 को हम लोग क्या बोलेंगे r। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि p प्लस q प्लस r कितना होगा। तो p का वैल्यू कितना है प्यारे 2, q का वैल्यू कितना है 3 और r का वैल्यू कितना है 6, तो कितना आ जाएगा 11। p प्लस q प्लस r इक्वल टू 11, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए ये सवाल बहुत ही खूबसूरत था, है ना। क्या ज्यादा आवाज आ रहा है क्या, है ना, उम्मीद करते हैं ठीक है, ज्यादा तो नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन समझ में आया क्या, देख लीजिए तो एक बार देख लीजिए। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, क्या कीजिएगा, आने दीजिए, बच्चे खेल रहे हैं उसको मना हम नहीं कर सकते। खैर चलिए आइए बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की। देख लीजिए ये क्वेश्चन अच्छे से बोर्ड पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सुनते हैं और समझते हैं। द XY प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। अच्छा, मतलब मित्र एक XY प्लेन है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को डिवाइड करता है। ये सवाल बहुत बढ़िया है, अच्छे से समझिएगा कैसे बनता है। मित्र एक लाइन है, एक प्लेन पहले बना लेते हैं, एक प्लेन बना लेते हैं, ठीक है, एक प्लेन बना लिए। अब इस प्लेन को एक लाइन जो है डिवाइड करता है। चलिए आइए, है ना, इस लाइन का नाम हम P देते हैं, इसका नाम Q देते हैं और जहां पे डिवाइड किया उसका नाम हम R देते हैं। चलिए पॉइंट P का वैल्यू कितना है -1 3 4, पॉइंट Q का वैल्यू कितना है 2 -5 और 6। प्लेन का नाम क्या है XY प्लेन, प्लेन का नाम क्या है XY प्लेन। ओके चलिए, है ना। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड रेशियो एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
मतलब ये जो पॉइंट, ये जो लाइन PQ है वो प्लेन को R पर इंटरसेक्ट करता है, तो कह रहा है रेशियो बताए PR/RQ कितना होगा और इस R का वैल्यू भी बताइए। एक काम करते हैं, रेशियो को हम लोग सपोज कर लेते हैं, फिलहाल इतना दूर को हम लोग K मान लेते हैं और इतना दूर को हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट R को ही मान लेते हैं, क्या मानोगे, X Y और Z ही मान लेते हैं। क्लियर है, सब हो जाएगा। देख लिए क्या किया। चलिए अब सबसे पहले हम पॉइंट R निकालते हैं। तो पॉइंट R का सबसे पहले क्या निकालो, X कोऑर्डिनेट निकालो। तो X कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा मित्र, X कोऑर्डिनेट निकला है तो रेशियो का बाय क्रॉस करिए X वाले से, रेशियो का बाय क्रॉस कीजिए X वाले से। तो K का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2K, 1 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो -1 अपॉन K + 1। चलिए X आ गया। उसके बाद अब Y निकालिए, रेशियो का बाय क्रॉस Y में कीजिए। तो K का मल्टीप्लाई -5 में तो -5K, 1 का मल्टीप्लाई 3 में तो 3 अपॉन K + 1। ठीक है, चलिए उसके बाद Z निकालिए, रेशियो का बाय क्रॉस मल्टीप्लाई Z में तो K का मल्टीप्लाई 6 में तो 6K, फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 में तो 4 और अपॉन K + 1। क्लियर है। अब सोच के देखिए प्लेन कौन सा है, XY प्लेन। XY प्लेन पे कौन जीरो होता है, Z। XY प्लेन पे कौन जीरो होता है, Z। तो आप इसको जीरो इक्वल कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, बाय क्रॉस कीजिएगा तो 6K + 4 = 0 हो जाएगा। और यहां से K का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, -2/3। -2/3 प्यारे, K का वैल्यू -2/3 निकला। K का वैल्यू -2/3 निकला। इसका मतलब जो रेशियो हुआ, रेशियो तो निगेटिव में नहीं लिखते हैं, तो रेशियो हुआ 2:3, 2:3। लेकिन K का वैल्यू माइनस में आना इस बात को शो कर दिया कि डिवीजन कैसा है, एक्सटर्नल है। डिवीजन कैसा है, एक्सटर्नल है। डिवीजन कैसा है, एक्सटर्नल है। K का वैल्यू प्लस में आता, डिवीजन इंटरनल होता। K का वैल्यू 1 आता, मिड पॉइंट हो जाता। K का वैल्यू माइनस में आया तो एक्सटर्नल डिवीजन है और रेशियो कितना हो जाएगा, 2/3 निकल गया। रेशियो निकालना था, आंसर आ गया। रेशियो फाइंड करना था, आंसर आ गया। अब हमें पॉइंट भी निकालना है, R का वैल्यू भी निकालना है। तो R का X निकाल लो, Y निकाल लो, Z तो पता ही है कितना, 0। तो कैसे निकालोगे, पुट कर दो ना, पुट कर दो। चलिए बताइए K का वैल्यू कितना है, -2/3, पुट कर दीजिए। तो यहां -2/3 पुट करोगे तो -4/3 हो जाएगा, -1 नीचे -2/3 + 1, एलसीएम ले लो तो ऊपर हो जाएगा -7/3 और नीचे हो जाएगा 1/3, यानी कितना आ जाएगा, -7। चलिए निकल गया X का वैल्यू। Y निकालो, पुट करो, -2/3 पुट करोगे तो -10/3 + 3 नीचे -2/3 + 1, सॉल्व करोगे तो 3 3 जा 9, यानी -1/3 और नीचे +1/3 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और Z हमको 0 है। इसका मतलब हमारा जो पॉइंट R है वो क्या मिला, पॉइंट R जो मिला, X निकला -7, Y निकला -1 और Z कितना मिला, 0, आंसर निकला, है ना। K का वैल्यू -2/3 पुट के कैलकुलेशन सही है ना, -4/3, हाँ ओके बिल्कुल सही है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी निकल गया। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है ये, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है। इस प्रकार का एग्जाम में कई बार पूछा गया है मित्र, है ना। मित्र हम जिस इस सेक्शन में जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं, बस आप उतना करके जाइए, अच्छे से करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए। एग्जाम में दिक्कत तो छोड़ ही दीजिए, नाम ही मत लीजिए दिक्कत का, दिक्कत होगा ही नहीं। हाँ कैलकुलेशन सब सही था ना, बिल्कुल, हाँ चलिए ठीक है, ओके।
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ये आइए बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा अच्छे से, सुनिएगा अच्छे से। द लोकस ऑफ पॉइंट एक्स वाई जेड विच मूव्स सच अ वे दैट जेड इक्वल टू 7। एक पॉइंट है, एक पॉइंट है P जिसका वैल्यू क्या है, x, y, z है, x, y, z है। अब कह रहा है कि एक पॉइंट है जो z इक्वल टू 7 पे मूव कर रहा है, तो कह रहा है बताइए उसका लोकस क्या होगा। थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोच के देखिए मित्र। अगर z का वैल्यू 0 होता, अगर z का वैल्यू 0 होता, अगर z का वैल्यू 0 होता तो हम समझ जाते कि कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर z 0 है होता है। लेकिन मित्र z का वैल्यू कितना है, 7, तो z का वैल्यू 7 है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी एक्स वाई ही प्लेन होगा, लेकिन एक्स वाई प्लेन एग्जैक्ट नहीं, उसके पैरेलल। जैसे z इक्वल टू 0 मतलब कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन, लेकिन 0 को छोड़ के अगर z का कोई भी वैल्यू आ जाए, इसका मतलब हुआ ये जो आंसर है वो पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन पर नहीं होगा, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। पहचानना बहुत आसान है सर, इसमें जो नहीं है उसके पैरेलल होगा, बात खत्म। हाँ अगर 0 होता तो एग्जैक्ट उसी प्लेन पे लाई करता, लेकिन 0 नहीं है तो पैरेलल हो जाएगा। सिंपल सा टॉपिक है, z इक्वल टू 0 मतलब एक्स वाई प्लेन और z इक्वल टू 7 मतलब एक्स वाई प्लेन के पैरेलल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। बहुत आसान सा सवाल था। एक काम करते हैं, है ना, थोड़ा सा वेट करते हैं, हमको लग रहा है कि थोड़ा आवाज आप लोगों को आ रहा होगा, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं क्या, उसके बाद फिर से वापस वीडियो शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए मैं शुरू कर देते हैं, है ना। थोड़ा देर हम वेट तो कर लिए, लेकिन ज्यादा वेट करेंगे दिक्कत हो जाएगा, है ना। चलिए अब लगता है थोड़ा सा, चलिए हाँ कैसे कैसे वीडियो शूट करते हो सर। चलो आइए देखिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। आइए क्या लिखा है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन एंड इमेज। अच्छा, मतलब इस प्लेन पर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर खींचा गया है, उसका फुट भी फाइंड करना है और इमेज भी फाइंड करना है। मतलब एक प्लेन है प्यारे, एक प्लेन है, ये ले लेते हैं, एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन पर यहां एक पॉइंट है ए जिसका वैल्यू 0,0,0 दिया है, इससे इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इसका फुट फाइंड करना है। फुट का मतलब हुआ कि पॉइंट से परपेंडिकुलर प्लेन से जहां जाके मिलेगा उसको बोलते हैं फुट। तो ये हमारा फुट का काम करेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये फुट का काम करेगा। और इसी से इधर यहां पर ए डैश जो इमेज का काम करेगा, ये इमेज है। तो हमसे इस क्वेश्चन में दोनों बात पूछा गया, इमेज भी पूछा है और ये वाला फुट भी हमसे पूछा है, इमेज भी पूछा है और फुट भी पूछा है। कैसे निकलेगा, आइए कैसे निकलेगा, आइए बात करते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए फुट को हम मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। और एक काम करते हैं, हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, फुट का भी और इमेज का भी। अगर इस पॉइंट का वैल्यू x1,
y1 कॉमा z1 होता, मतलब जहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, अगर उस पॉइंट का वैल्यू x1 कॉमा y1 कॉमा z1 होता, आ फुट ऑफ परपेंडिकुलर अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा होता। और प्लेन का इक्वेशन तो दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है कितना, x प्लस y प्लस z, इधर ले आते हैं -3 इक्वल टू 0। तो सुनिएगा क्या होता है फॉर्मूला। पहले तो हम आपको फुट का लिख देते हैं, पहले तो हम आपको फुट का लिख देते हैं, फॉर फुट। देखिए फॉर्मूला क्या होता है फॉर फुट का, फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस x1 अपॉन अल्फा माइनस x1 अपॉन, अगर हमको थ्योरी के अनुसार अगर हम इसको क्या ले लेते, प्लेन को ax प्लस by प्लस cz प्लस d ले लेते अगर थ्योरी के अनुसार, तब क्या होता बताइए, अगर प्लेन का क्वेश्चन ऐसा ले लेते तो अल्फा माइनस x1 बाय x का कोफिशिएंट, बीटा माइनस y1 बाय y का कोफिशिएंट, गामा माइनस z1 बाय z का कोफिशिएंट इक्वल टू माइनस, ये जो पॉइंट है x1 y1 z1, इसको प्लेन में रख दीजिए, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये जो मित्र फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला के हेल्प से फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इमेज फाइंड करना होता, फॉर इमेज, अगर इमेज फाइंड करना होता तो आप इमेज को कुछ मान लीजिए फिलहाल। आइए इमेज को मान लेते कितना, x2 y2 z2, तो फॉर्मूला सेम चलता है, इमेज में से इस पॉइंट को माइनस कीजिए, मतलब x2 माइनस x1 अपॉन प्लेन का x कोफिशिएंट, फिर क्या होता y2 माइनस y1, फिर प्लेन का y कोफिशिएंट, z2 माइनस z1, फिर प्लेन का z कोफिशिएंट, फिर से प्लेन को इस पॉइंट को प्लेन में रख देते, लेकिन इस बार -2 लगाते, और तब लिखते ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इस फॉर्मूला से फुट निकलेगा, इस फॉर्मूला से इमेज निकलेगा। दोनों फॉर्मूला में बस इतना फर्क है कि फुट में यहां -1 है और इमेज में यहां -2 है। अब देखिए आपका सवाल कैसे बनेगा, अब आपका सवाल देखिए कैसे बनेगा, बताइए आपका सवाल कैसे बनेगा, देख लेते हैं। बताइए फुट निकालना था तो आइए इस फॉर्मूला का यूज कर दीजिए, करिए। बताइए अल्फा, हमने फुट को अल्फा माना है, तो अल्फा माइनस x1 मतलब 0, यानी अल्फा माइनस 0 अपॉन प्लेन का x कोफिशिएंट 1 है, फिर बीटा माइनस y1 0 अपॉन प्लेन का y का कोफिशिएंट भी 1 है, गामा माइनस z1 अपॉन प्लेन का z कोफिशिएंट 1 इक्वल टू, फिर माइनस, अब इस पॉइंट को प्लेन में रख दो, तो x के जगह पर रखोगे 0, y के जगह पर रखोगे 0, z के जगह पर रखोगे 0, सब खत्म, क्या बचेगा -3 अपॉन x कोफिशिएंट स्क्वायर, y कोफिशिएंट स्क्वायर, z कोफिशिएंट स्क्वायर, तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये तो बचेगा अल्फा, ये बचेगा बीटा, ये बचेगा गामा, और ये कितना आ जाएगा, ऊपर 3 और नीचे भी 3,
कट कितना आ गया 1 हो गया। अब देखिए ये तो क्लियर दिख रहा है भाई, फर्स्ट और लास्ट को लेके बढ़िएगा तो अल्फा का वैल्यू भी 1, बीटा का वैल्यू भी 1, गामा का भी वैल्यू 1 आ जाएगा। इसका मतलब जो फुट है वो 1,1,1 हो गया आपका आंसर। बताइए, कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला में रख देना है। अल्फा बीटा गामा आपका फुट है, x1 y1 z1 जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचा गया है वो पॉइंट है। ए बी सी प्लेन के इक्वेशन का एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है, रख दीजिएगा। फर्स्ट लास्ट को सॉल्व कीजिएगा, अल्फा निकल जाएगा। सेकंड लास्ट को सॉल्व करिएगा, बीटा निकल जाएगा। थर्ड लास्ट को सॉल्व करिएगा, गामा निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार इमेज में भी वही हाल है ना। x2 y2 z2 हमने इमेज को माना हुआ है, x1 y1 z1 उस पॉइंट को माना हुआ है जिसका इमेज हमको चाहिए। अब बाकी ए बी सी प्लेन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है। अब बाकी इधर तो जानबे करते हैं आप, पॉइंट को प्लेन में रख करके -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अपॉन एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। फर्स्ट लास्ट को लेके सॉल्व कीजिएगा, x2 निकलेगा। सेकंड लास्ट को सॉल्व करिएगा, y2 निकलेगा। थर्ड लास्ट को सॉल्व करिएगा तो z2 निकलेगा, जैसे हम यहाँ पे एक करके आपको दिखाया है। तो इस प्रकार से ये फुट और ये इमेज का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। डायरेक्ट पुट करिए और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वीडियो चला ठीक से, चलिए हाँ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए क्वेश्चन कैसा है जी। चलिए, और ये क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट इतना। अच्छा, आइए शुरू करते हैं। k के कितने वैल्यू होंगे बताना है ना। कहता व्हाट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। एक लाइन है ठीक है, जो किस पॉइंट से k, 1, 3 से और 1, -2, k + 1 से पास हो रहा है। एक काम करो, पहले इस लाइन का इक्वेशन निकालो। तो मित्र, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए होता है, पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो। पॉइंट का तो कमी नहीं है, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो पहले आप डायरेक्शन रेशियो लिख लीजिए। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखोगे, डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखोगे, सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट माइनस करो तो कितना हो जाएगा ये 1 - k, -2 में से 1 जाएगा तो -3 और k + 1 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा k - 2। डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला आप जानते हैं, x - x1 k अपॉन डायरेक्शन रेशियो 1 - k इक्वल टू y - y1 1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो -3, z - z1 3 अपॉन डायरेक्शन रेशियो k - 2। मित्र, ये जो आ गया वो लाइन का इक्वेशन आ गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि इस लाइन पर एक पॉइंट और है 15, 2, 4, मतलब इस लाइन पर एक पॉइंट और है 15, 2, -4। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर सकते हो, इस पॉइंट को इस लाइन में आप पुट कर सकते हो, तो पुट कर दीजिए। x के जगह पे, y के जगह पे और z के जगह पे पुट कीजिए पुट कीजिए, कितना हो जाएगा। x के जगह पे क्या पुट करोगे 15, तो 15 k अपॉन 1 - k हो जाएगा। हाँ, इक्वल टू y के जगह पे 2 पुट करोगे तो 2 - 1 अपॉन -3 हो जाएगा। फिर z के जगह पे -4 पुट करोगे तो -4 - 3 अपॉन k - 2 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, फर्स्ट सेकंड फिर सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 - k अपॉन 1 - k इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। सेकंड थर्ड तो -1/3
इक्वल टू -7/k-2 हो जाएगा। सॉल्व किया जाए, बाय क्रॉस करोगे तो 45 माइनस 3k इक्वल टू -1 प्लस के हो जाएगा, होगा ना। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए, प्लस का के इधर आया तो माइनस का के, तो माइनस का 4k हो जाएगा, माइनस का 4k हो जाएगा। प्लस का 45 उधर गया तो माइनस का 45 यानी माइनस का 46 हो जाएगा। क्लियर है। अब बताइए यहां से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा 46/4। अब यहां सॉल्व कर लीजिए, चलिए इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना, पहले माइनस माइनस काट लीजिए, कीजिए तो k-2 इक्वल टू 21, इसका मतलब k इक्वल टू कितना आ जाएगा 23, k इक्वल टू कितना आ जाएगा 23। एक बार कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लीजिए तो अच्छे से, हाँ क्योंकि यहां पर 23 आया है और यहां पर 46/4 आया है, एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से। चलिए 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, अच्छा ये गलती की है, एक गलती की है, तुम लोग देख रहे हो क्या गलती, गलती तो नहीं है, 2 - 1 1/-3, हाँ सही तो है, सही बिल्कुल सही है, गलती कुछ नहीं है, हाँ बिल्कुल गलती नहीं है। 15 - k/1 - k है, फिर यहां पर रखे तो 2 - 1/-3 है, फिर -4 - 3/k-2 है, बिल्कुल सही है, ठीक है बिल्कुल सही है। ये 45 - 3k -1 प्लस के, इधर आया तो माइनस में 4k, उधर गया तो कितना आ जाएगा -46, बिल्कुल सही है। तो मित्र यहां से जो k आया और यहां से जो k आया वो तो मैच नहीं किया, यहां से जो k आया और यहां से जो k आया वो मैच करना चाहिए था, इसका मतलब इन दोनों से कोई भी k नहीं आया, एक भी k मैच नहीं किया, मतलब आंसर कितने होंगे 0, एक भी k का वैल्यू नहीं आया। पूछा था k के कितने वैल्यू आए, तो भाई साहब यहां से जो k आया और यहां से जो k आया वो मैच तो किया नहीं, इसका मतलब k का आंसर कितना हुआ 0, मतलब k नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k 0, मतलब k का एक भी आंसर नहीं आया। पूछा था ना व्हाट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k, मतलब k के कितने वैल्यू होंगे, तो k का एक भी वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। हाँ दोनों जगह से मैच कर जाता तो वो हमारा आंसर सही हो जाता। समझे सवाल कैसे बना था। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए जल्दी से, सारा सवाल बहुत ही बेहतरीन है ना, बस आपको क्लियर करना है अच्छे से। क्या लिखा हुआ, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो, एक लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, देन व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायरेक्शन कोसाइन। देखो कितना इजी सवाल पूछा है, डराने के लिए डायरेक्शन रेशियो दे दिया इतना खतरनाक। अब पूछा क्या कि डायरेक्शन कोसाइन को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा। भाई साहब सबको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन को स्क्वायर करके जोड़ने पर 1 आता है, नहीं तो डायरेक्शन कोसाइन ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, बात खत्म। बताओ तो, फ्री फोकट का क्वेश्चन था कि नहीं, डायरेक्शन रेशियो डराने के लिए दे दिया, अब पूछ दिया कि बताइए डायरेक्शन कोसाइन को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा। भाई ये तो यूनिवर्सल रूल है कि डायरेक्शन कोसाइन को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो कितना आएगा 1, है ना मजा। चलिए बात करते इस क्वेश्चन की, आइए क्या क्वेश्चन देख लीजिए तो, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना फ्रॉम द लाइन इतना। सवाल बहुत बेहतरीन आ गया, इस पॉइंट से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा जाएगा उसका वैल्यू बताना है। ओके आइए पहले फिगर समझिए, एक पॉइंट है, कुछ भी मान लो, इसको P मान लेते हैं, इसका वैल्यू 1,1,1 दिया है, और एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है x + 1/2 y - 1/1 z/1, इससे इस पर खींचा गया है परपेंडिकुलर, तो इसका लेंथ पूछा है। तो सबसे पहले क्या करो, आप इस पॉइंट का वैल्यू फाइंड करो। एक काम करते इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं,
तो मित्र गौर करो, इस पॉइंट से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर खींचे हैं, तो सबसे पहले आपको इस पॉइंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब जाकर ये डिस्टेंस निकल पाएगा। तो इस पॉइंट का वैल्यू कैसे निकालोगे, ध्यान दो, इस पॉइंट का वैल्यू कैसे निकालोगे, ध्यान दो अच्छे से। सबसे पहले आपको पता होगा, जब भी लाइन कार्टेशियन फॉर्म में लिखा रहता है तो आप यहां से पॉइंट निकाल सकते हो। कैसे, एक काम करो, इसको k के इक्वल मान लो, फर्स्ट को और लास्ट को सॉल्व करो तो गौर करो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2k - 1। सेकंड को और लास्ट को सॉल्व करो तो गौर करो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, k + 1। थर्ड को लास्ट को सॉल्व करो तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा, k। यानी यही जो फिलहाल है आपको पॉइंट A की तरह बिहेव करेगा, 2k - 1, k + 1 और k, ये पॉइंट A की तरह फिलहाल बिहेव करेगा। लेकिन एग्जैक्ट A तब निकलेगा जब k निकल जाए। तो ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, तो मित्र डायरेक्शन रेशियो ऑफ P निकालो। तो कैसे निकलेगा डायरेक्शन रेशियो, PA का निकालना है, तो A में से इसको माइनस कर दो या P में से इसको माइनस कर दो, और माइनस करते हैं तो 2k - 1 कितना हो जाएगा, 2k - 2। फिर बोलो k + 1 में से 1 जाएगा तो k बचेगा, k में से 1 जाएगा तो k - 1 बचेगा। ठीक है, अब लिख लो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, और आपको पता है लाइन का डायरेक्शन रेशियो नीचे वाले को कहते हैं। तो बताइए लाइन का डायरेक्शन रेशियो नीचे वाला है कौन, 2 1 1 2 1 1। अब सोच के देखिए, ये जो PA है और ये जो लाइन है आपस में परपेंडिकुलर है। ये जो PA है और ये जो लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर है। और जब लाइन परपेंडिकुलर होता है, जब लाइन परपेंडिकुलर होता है तो डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो 0 आएगा। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 4k - 4, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करो k, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करो k - 1, कितना इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। जब लाइन परपेंडिकुलर होता है तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 होता है। कितना आ जाएगा बोल दो, यह आ जाएगा सर 6k - 5 = 0, 6k - 5 = 0। तो बताओ यहां से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/6। k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/6। अब आप यहां पर k का वैल्यू पुट कर दो। चलो अगर 5/6 पुट करते हो तो ये हो जाएगा 10/6 - 1, 5/6 + 1, और यहां हो जाएगा 5/6। सॉल्व कीजिए, इसका एलसीएम लोगे तो 4/6 हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5/6। अब एक बात बताइए, पॉइंट P मालूम है, पॉइंट A पता हो गया, तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से PA नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो निकालो PA। कैसे निकालोगे PA बताओ, अंडर रूट 1 - 4/6 का स्क्वायर प्लस 1 - 11/6 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 - 5/6 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। प्रोसेस समझ लिए, प्रोसेस समझे, एक बार वापस हम थोड़ा समझाते। क्या किए थे, लाइन को हम k मान लिए थे, फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट को इक्वल करके XYZ निकाल लिए, यहां रख दिए। फिर PA का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, और दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 की इक्वल कर दिए, तो वहां से हमें k मिल गया। और k का वैल्यू हम वापस इसमें पुट कर देते, पॉइंट A मिल गया। अब पॉइंट A मिल गया तो डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। इतना 1 - 4/6 का स्क्वायर, 1 - 11/6 का स्क्वायर, 1 - 5/6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ये आपका जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। मित्र हम अपने मन से यह एक क्वेश्चन लिए थे,
डेटा अपने मन से हम लिए थे, एग्जाम में आया हुआ था, लेकिन डेटा हम अपने मन से लिए थे, इसलिए इसका आंसर ऐसा आपको आ रहा है। लेकिन आप प्रोसेस समझ गए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाना है। क्लियर है? हाँ, ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाना है आप प्रोसेस समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। आइए, ये क्वेश्चन 3D है, हर एक टॉपिक कवर कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे जो टॉपिक कवर करे एग्जाम उसी से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, घबराइएगा मत, बस आप उसको कंप्लीट करके जाइए। मित्र जो बोल रहे हैं अपना पूरा अनुभव लगा के हम आपको बोल रहे हैं। आइए बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की। ये देखिए क्या क्वेश्चन है। What is the length of diameter of a sphere? अच्छा, whose center is at इतना and which touches the plane इतना। हो, सवाल पूछ समझा? स्फेयर का डायमीटर पूछ रहा है। एक काम करते हैं, देखो समझाते हैं। क्वेश्चन कैसा सुनिएगा, क्वेश्चन कैसा सुनिएगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ भी लीजिए आप। एक प्लेन है, एक प्लेन है, ठीक है। अब इस प्लेन को एक स्फीयर ऐसे है, ये हाथ है, इसके ऊपर स्फीयर रखा हुआ है, ऐसे करके इसके ऊपर एक स्फीयर रखा हुआ है, ऐसे करके इसके ऊपर एक स्फीयर रखा हुआ है। आइए रख देते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर क्या होगा, उसका सेंटर, ठीक है। चलिए बताइए सेंटर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? सेंटर का वैल्यू दिया है 1, -2, 3, है ना। तो मित्र अगर आप इसको O मान लो, इसको अगर आप A मान लो, तो गौर से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि O से A जो है वो इस प्लेन पर खींचा गया एक परपेंडिकुलर है। O से A है जो इस प्लेन पर खींचा गया परपेंडिकुलर है। अब प्लेन का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्लेन का क्वेश्चन दिया है कितना? 6x - 3y + 2z अब -4 = 0। मित्र थोड़ा इमेजिन करो, 3D पिक्चर थोड़ा इमेजिन करो। ये मान लो हथेली है, इसके ऊपर मान लो एक तरीके एक बॉल रखा हुआ है, बॉल रखा हुआ है। तो जो बॉल का सेंटर होगा उससे प्लेन पर एक रेडियस ड्रॉ करोगे, तो क्या वो रेडियस सेंटर से प्लेन पर खींचे गए परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा? इमेजिन करो, एक प्लेन है जो हाथ है, इसके ऊपर बॉल रख दिए, तो उस बॉल का जो रेडियस होगा क्या लगता है सेंटर से प्लेन पर खींचे गए परपेंडिकुलर लेंथ के बराबर होगा। तो वही है, ये एक बॉल है, बॉल का ये सेंटर है, सेंटर से ये जो रेडियस है वो प्लेन पर खींचे गए परपेंडिकुलर के बराबर है। तो आप OA का वैल्यू निकालो पहले। तो आप तो जानते हैं कि पॉइंट से अगर प्लेन पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो कैसे निकलेगा। पहले इस पॉइंट को इसमें रख दो, x के जगह पे 1 रखोगे 6 हो जाएगा, y के जगह पे -2 रखोगे तो ये भी +6 हो जाएगा, z के जगह पे 3 रखोगे तो ये 6 हो जाएगा। अब बगल में -4 और उसका मॉड, फिर डिवाइडेड बाय √ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 36, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4। कितना आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 6, 6, 12, 6, 18 में से 4 गया 14 का मॉड 14, नीचे हो जाएगा 7, यानी कितना आ जाएगा 2। तो मित्र ये जो 2 निकला वो रेडियस निकला, ये जो 2 निकला वो क्या निकला? रेडियस। और हमें क्या चाहिए? डायमीटर। हमें क्या चाहिए? डायमीटर। तो आपको पता है, आपको पता है कि रेडियस का डबल होता है डायमीटर, डायमीटर। तो बताइए कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देख लीजिए सवाल थोड़ा सा मूव करवाया था, थोड़ा सवाल मूव किया था, है ना। हाँ चलिए क्लियर है, ओके। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए क्या है क्वेश्चन। इफ द लाइन इतना लाइज द प्लेन इतना। अच्छा, मतलब ऐसा कहानी है, ऐसा कहानी है।
कहानी क्या है कि एक प्लेन है, इस प्लेन पर एक लाइन रखा हुआ है, एक प्लेन है, इस प्लेन पर एक लाइन ऐसे रखा हुआ है। तो कह रहा है कि बताइए के का वैल्यू कितना होगा। तो सोच के बताइए, प्लेन का इक्वेशन कितना दिया हुआ है, 2x माइनस 4y प्लस जेड इक्वल टू 7। आप सोच के बताइए, अगर इस प्लेन पर लाइन है, इसका मतलब जो लाइन पर का जो पॉइंट होगा वो प्लेन पर भी रहेगा, जो लाइन पर का पॉइंट होगा वो इस प्लेन पर भी लाई करेगा। अगर किसी प्लेन पर इस प्रकार से अगर कोई लाइन रखा हुआ है तो जो लाइन पर का पॉइंट है वो प्लेन पर भी लाई करेगा। तो बताइए लाइन पर का पॉइंट क्या होगा, यहां से निकालो, यहां से निकालो बाबू। लाइन पर का जो पॉइंट है वो न्यूमरेटर में माइनस के बाद वाले को बोलते हैं, न्यूमरेटर में माइनस के बाद वाले को बोलते हैं, लेकिन शर्त यही है कि x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो x y z का कोफिशिएंट तो 1 है, तो माइनस के बाद बोलो कौन है, माइनस के बाद सर 4 है, माइनस के बाद कौन है 2 है, और माइनस के बाद कौन है k है। हो गया। अब ये पॉइंट प्लेन पर भी लाई करेगा, तो इस पॉइंट को इसमें रख दीजिए, रख दीजिए। x के जगह पे यहां 4 रखोगे तो 8 हो जाएगा, y के जगह पे 2 रखोगे तो ये -8 हो जाएगा, z के जगह पे k रखोगे तो ये k हो जाएगा, इक्वल टू कितना 7। तो सीधी सीधी बात दिख रहा है कि k का वैल्यू कितना आ गया 7। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देख लीजिए, है ना, देख लीजिए। आप एक दो सवाल देख के डर जाते हैं, एक दो सवाल देख के डर जाते हैं, उसके बाद देख लीजिए कितना हौला हौला क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए बात करते इस क्वेश्चन की, आइए बात करते इस क्वेश्चन की। लिखा है पॉइंट ऑन लाइन इज इतना, ठीक है। एक पॉइंट, एक लाइन है, उस लाइन पर एक पॉइंट दिया हुआ है। चलो पॉइंट का नाम ले लेते हैं p + 1 p - 3 और √2 × p। सोच के बताइए, एक लाइन है, उस पर एक पॉइंट दिया है, where p is any real number, what are the direction cosine। क्या पूछा है, डायरेक्शन कोसाइन। एक बात बता मित्र, लाइन पर सिर्फ एक पॉइंट दिया है और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, और कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, और कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन निकालो। कम से कम अगर एक और पॉइंट दिया रहता, कम से कम अगर 2 पॉइंट दिया रहता तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन आराम से आ जाता। लेकिन मित्र सिर्फ लाइन पर एक पॉइंट दिया है और क्वेश्चन में और कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, तो सिर्फ एक पॉइंट का यूज करके आप डायरेक्शन रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब कांट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा, ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहां थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ड्यू टू होगा यहां, ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा। समझ में आया क्या? एक पॉइंट से आप क्या कर दीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालिएगा, कम से कम 2 पॉइंट दिया रहता तो हो जाता, समझे? हाँ, थोड़ा दिमाग लगा कि इस क्वेश्चन तो सर ऐसे ही बन गया सर, ऐसे ही बन गया सर। आइए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आइए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए और ये क्वेश्चन को अच्छे से क्या लिखा हुआ है, कहता द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। अच्छा, मतलब इस प्लेन के और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास करेगा उसका इक्वेशन बताना है, और जिसका इक्वेशन बताना है वो इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। ओके, तो मित्र आप लोग पढ़े होंगे जिसको हम लोग फैमिली ऑफ प्लेन्स बोलते हैं। इस प्लेन को अगर हम P1 बोल दें और इस प्लेन को अगर हम P2 बोल दें, तो P1 और P2 के इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास कर रहा है। मतलब फिगर कुछ ऐसा है, फिगर कुछ ऐसा है। ये मान लीजिए एक प्लेन आपका ये है, दूसरा प्लेन ये है,
और ये है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कोई प्लेन पास करेगा, मान लो ऐसे ही करेगा, तो कह रहा है इसका इक्वेशन बताओ। अगर आप पढ़े होंगे इसको फैमिली ऑफ प्लेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैमिली ऑफ प्लेन भी कहा जाता है। और इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, मतलब जिस प्लेन का इक्वेशन पूछा है उस प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। बताइए P1 का वैल्यू कितना दिया है? P1 का वैल्यू है 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 9 अब प्लस लैम्डा इंटू P2 का वैल्यू कितना दिया है? 4x माइनस 5y माइनस 4z माइनस 1 इक्वल टू 0। P1 रख दिया हमने, RHS वाला चीज LHS में लाके रखा, P1 रख दिया, P2 रख दिया, तो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 होता है। दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो तीसरा प्लेन होता है वो होता है P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। लैम्डा अगर निकल गया तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लैम्डा निकालने के लिए तो कहानी दिया है कि जिस प्लेन का आप इक्वेशन निकाल रहे हो वो प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है? 3, 2, 1 से। इसका मतलब पुट कर दीजिए ना, पुट कर दीजिए x के जगह पे 3, y के जगह पे 2 और z के जगह पे 1 पुट कीजिए। कितना आ जाएगा बोलो? सर x के जगह पे 3 पुट करोगे तो 6 हो जाएगा, y के जगह पे 2, z के जगह पे 1 तो ये भी 2 हो जाएगा। अब बगल में माइनस 9, फिर प्लस लैम्डा, x के जगह पे 2 पुट करोगे 3 पुट करोगे तो 12, y के जगह पे 2 तो माइनस 10 और z के जगह पे 1 तो माइनस 4। अब बगल में माइनस 1 इक्वल टू 0। आइए सॉल्व कीजिए। तो 6, 4, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? 10, 4, 14 और 1 15, तो 12 में से 15 गया तो माइनस 3 हुआ, तो माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो बताइए लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/3। लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/3। अब लैम्डा का वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आप लैम्डा का वैल्यू पुट कर दीजिए, इसी में पुट कीजिए। तो लैम्डा का वैल्यू कीजिएगा, पुट कीजिए, पुट यही पुट कीजिए। चलिए कितना बोलिए? 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 9 है। लैम्डा का वैल्यू कितना है? माइनस 1/3, सॉरी प्लस 1/3, 1/3 इंटू 4x माइनस 5y माइनस 4z और माइनस 1 इक्वल टू 0। यही है, सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करोगे? एलसीएम ले लो या सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि नीचे वाला 3 हट जाएगा। तो सब में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 27। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो 3 कट जाएगा, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 4x माइनस 5y माइनस 4z माइनस 1 इक्वल टू 0। आइए सॉल्व करते हैं। तो 6 और 4 कितना हो गया? 10x, 3y माइनस 5y 2y हो गया, 6z माइनस 4z तो 2z हो गया, प्लस में 2z हो गया, और माइनस 27 और माइनस 1 माइनस 28 हो गया इक्वल टू 0। अब क्या करोगे? हाँ, सब 2 से डिवाइड हो रहा, काट दो। तो सबको अगर 2 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा? ये 5x माइनस y प्लस z और माइनस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देख लो कौन सा आंसर आया? 5x माइनस y कहाँ है ऑप्शन? A दिया है, B दिया है, C दिया है, D कहाँ है? अच्छा, जैसा है वैसा ही आंसर है, देख लो। 10x माइनस 2y प्लस 2z और माइनस 28, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A करेक्ट। उधर दिया है प्लस का 28, इधर लोगे तो माइनस का 28 हो जाएगा। तो 10x माइनस का 2y प्लस का 2z और माइनस का 28 इधर आके हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया। देख लीजिए, समझे सवाल कैसे बनाया जाता है। ये सवाल आप जब फाउंडेशन पढ़ रहे होंगे एनडीए का
तो वहां क्वेश्चन जरूर लगाए होंगे, और अगर नहीं लगाए हैं तो सीख लीजिए कैसे बनाया जाता है। अगर नहीं लगाए हैं तो सीख लीजिए कि कैसे बनाया जाता है। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए क्या लिखा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। रेडियस पूछा है प्यारे, रेडियस पूछा है। सुन लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, आराम सुनिएगा। -1/2 इंटू एक्स का कॉफिशेंट -6 दिया हुआ है, कॉमा -1/2 इंटू वाई का कॉफिशेंट 8 दिया हुआ है, -1/2 इंटू जेड का कॉफिशेंट -10 दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, -1/2 इंटू एक्स का कॉफिशेंट, -1/2 इंटू वाई का कॉफिशेंट, -1/2 इंटू जेड का कॉफिशेंट। कंडीशन यही है कि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 होना चाहिए, तब ये लगेगा फॉर्मूला। -1/2 एक्स का कॉफिशेंट, -1/2 वाई का कॉफिशेंट, -1/2 जेड का कॉफिशेंट, बोलो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा 5, 3 4 5, 3 4 5। अच्छा रेडियस पूछा था, ये तो सेंटर निकला भाई, सर ये तो सेंटर निकला। ओहो, ये रेडियस का फॉर्मूला नहीं होता, सेंटर का होता, ये सेंटर का होता है। अब निकाल लेते हैं रेडियस, तो कितना हो जाएगा प्यारे रेडियस, रेडियस होता है अंडर रूट सेंटर का स्क्वायर, 9 + 16 अब +25 अब माइनस कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कितना होगा प्यारे, कांस्टेंट टर्म इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, देखो उधर वाला नहीं चाहिए, इधर ला के चाहिए, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो हमें इसमें से 1 माइनस करना है। ध्यान रहे कांस्टेंट RHS में है -1 है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, है ना। तो इधर ला के कांस्टेंट माइनस कीजिएगा, LHS में ला के माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा बोल दो, 16 ना 25, 25 50, 50 में से गया तो 49 है, 49 पर कितना आ जाएगा 7, यानी रेडियस आ गया प्यारे 7, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। कांस्टेंट टर्म को LHS में ला करके तब माइनस कीजिएगा, रेडियस का स्क्वायर, सॉरी सेंटर का स्क्वायर, क्या बोल रहे हैं, सेंटर का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म। ओके, अरे जैसा सर्कल का होता है ना भाई, जैसा सर्कल के सेंटर निकालने का फॉर्मूला होता है, रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है, सेम स्फीयर का भी होता है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट है जिसको बोलते हैं जेड। कारण ये है क्योंकि स्फीयर 3D पिक्चर है बस। और ध्यान रहे इस पर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्या क्या पूछा है देख लो, क्या क्या पूछा है देख लो। द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का एंगल π/3 होगा बताना है। तो प्लेन के बीच का एंगल है तो पहले डायरेक्शन रेशियो निकालो बाबू। डायरेक्शन रेशियो x के कोफिशिएंट को बोलते हैं, y के कोफिशिएंट को और z के कोफिशिएंट को। यही है जो आपका काम करेगा किसका, a1 b1 c1 का काम करेगा। फिर इसका निकाल लीजिए डायरेक्शन रेशियो, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट 2 है। यही काम करेगा आपका किसका, a2 b2 और c2 का काम करेगा। तो मित्र एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, cos थीटा इक्वल जो फॉर्मूला होता है वो mod a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का, अगर डायरेक्शन रेशियो मालूम हो तो। अब करो a1 a2, तो 2 को 1 से कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, -1 को 1 से कीजिएगा तो -1 हो जाएगा, फिर 1 को 2 से कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ऊपर में ये हुआ, अब स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 4 + 1 + 1। अब इसको भी स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, 1 1 4 1 1 4, ऊपर कितना हो जाएगा बोल दो, ऊपर हो गया 4 4, 5 में से गया, सॉरी 4 2 2 4, 4 में से गया तो 3 हो गया ऊपर, और नीचे
ये है √6, ये है √6, मतलब कितना आ जाएगा 6, यानी कितना 1/2, 1/2। तो सोच के बताइए cos थीटा का वैल्यू 1/2 कितना डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर, और बोला भी है 60 यानी π/3, यानी क्या है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। ओके, अब क्या पूछा, ये था तो आप सर पहला। अब क्या पूछा, डिस्टेंस। अब क्या पूछा है, डिस्टेंस। हाँ, अब डिस्टेंस पूछा है। ओके, आइए डिस्टेंस पूछा है। मित्र दो प्लेन दिया है, एक प्लेन क्या है बताओ, एक प्लेन क्या है बताओ, 6x - 3y + 6z + 12 दिया हुआ है इक्वल टू 0। 12 नहीं दिया है, 2 दिया हुआ है। 12 नहीं, कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। दूसरा प्लेन क्या है, दूसरा प्लेन है 2x - y + 2z + 4 = 0। अब इन दोनों के बीच का क्या पूछा है पता है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो मित्र डिस्टेंस तो तब निकलेगा जब इन दोनों में x y z का कोफिशिएंट सेम रहे। तो पहले x y z का कोफिशिएंट सेम बनाओ। कैसे बनाओगे, इसमें 3 से डिवाइड कर दो, 3 से कितना आ जाएगा, 3 से करोगे क्या, हाँ 3 से करो, तो 3 से कर कितना आ जाएगा बोलो, 2x - y + 2z अब + 2/3 = 0 हो जाएगा। अगर 3 से करोगे तो ये हो जाएगा, 3 से करोगे तो ये हो जाएगा। करेक्ट है, हाँ। थोड़ा सा इसको एक छोटा सा यहाँ पे बांध बना देते हैं। ओके ओके सर, ओके ओके, चलिए हो गया। अब बताओ इसमें डिवाइड करोगे, अगर इसमें डिवाइड करोगे, इसमें क्या डिवाइड करोगे, काम तो हो गया, कितना हो जाएगा बोलो, ये 2x - y + 2z। हमें x y z का कोफिशिएंट हमें सेम बनाना था, देखो सेम बन गया। दो प्लेन के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो सबसे पहले x y z का कोफिशिएंट सेम बना लीजिएगा। तो हमने इसमें 3 से डिवाइड करके ये रिजल्ट आ गया। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, अब हमें प्यारे डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एक के कांस्टेंट में से दूसरे का माइनस करो, एक कांस्टेंट में से दूसरा माइनस करो, मतलब 2/3 में से 4 माइनस करो और डिवाइड बाय √ x का कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर भी 4। कितना आ जाएगा बोल दो, 2/3 में से 4 माइनस करेगा तो 4 × 12 में से 2 गया, कितना आ जाएगा -10/3 का मॉड और डिवाइड बाय नीचे कितना हो जाएगा 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, यानी इसको सॉल्व करोगे तो 10/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10/9, जो बिल्कुल सही है, यानी बी नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, यानी बी नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, देख लो प्यारे, हम यहाँ पर थ्योरी बताने की कोशिश कम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंटेंट का इस सेशन का नाम ही है प्रैक्टिस सेशन, और प्रैक्टिस सेशन का मतलब हुआ आप थ्योरी पढ़ के आए हैं, बस क्वेश्चंस लगाना है। क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल हम लोग क्लास करते रहते हैं उसमें ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग नहीं बना पाते हैं, है ना। तो उसका ये उपाय है, थ्योरी आप पढ़े हुए हैं उसका हम ये प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं। मित्र बहुत ही जल्द हम एक बहुत ही बढ़िया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, इसका नाम है फाउंडेशन मैथ्स, जिसमें बिल्कुल एकदम 0 से शुरू करके एकदम एनडीए तक आपको पहुंचाया जाएगा। तब आपको बताएंगे कहां पर कौन सी चीजें कैसे यूज होता है, तब आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन का कमाल दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम सिर्फ क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग मित्र हमारे ये भी सोच रहे होंगे कि सर आप तो क्वेश्चन आंख बंद करके करवाए जा रहे हो। भाई हम यहाँ क्वेश्चन ही कराने हैं अभी फिलहाल, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या बता, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर पूछा है। तो इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर क्या होता है सुन लीजिए, होता है x माइनस x1 x माइनस अल्फा का स्क्वायर, y माइनस बीटा का स्क्वायर, z माइनस गामा का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर।
अल्फा है प्यारे एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का जो 2 दिया हुआ है, बीटा है वाई कोऑर्डिनेट सेंटर का जो 3 दिया हुआ है, गामा जो है वो जेड कोऑर्डिनेट है सेंटर का जो 4 दिया है, स्क्वायर इक्वल टू रेडियस, रेडियस है 3 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6y, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 8z इक्वल टू 9। क्लियर है क्या? सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा बोलो? यह आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस में आ गया 4x, फिर माइनस में आ गया 6y, माइनस में आ गया 8z। अब बताओ 9 से 9 हो गया कैंसिल, कांस्टेंट कितना आया 16 यहां से और 4 यहां से, तो 16 और 4 कितना आ जाएगा 20। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये देख लीजिए, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है उसका वर्टेक्स दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है उसका वर्टेक्स दिया हुआ है, ये P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं, ये R। तो P का वैल्यू कितना दिया है 1 माइनस 1 1, Q का कितना दिया है 3 माइनस 2 और 2, और R का कितना दिया है 0 2 6। उसका तो बोला कि RQP बताइए, ये एंगल थीटा है, तब आपको बताना है कि PRQ ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा आपको बताना है। ओके ठीक है, ठीक है। उससे पहले आप क्या करो, P पता करो, ये P कितना होगा पता करो। तो P पता करने के लिए बताओ, तो P पता करने के लिए काम करो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ। अभी एक क्वेश्चन में बताए थे एंगल निकालने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो PQ का बताओ डायरेक्शन रेशियो कितना होगा 3 माइनस 1 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन रेशियो ऑफ PR कितना होगा, चलिए 0 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 3 और 6 माइनस 1 5। एक काम करो, इन दोनों का थोड़ा सा प्रोडक्ट करके देखो, तो डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके देखो, तो 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा सर -2 -3 और +5 इक्वल टू 0। गौर करो, डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 हो गया, डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 हो गया, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू 0 आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि PQ जो है वो परपेंडिकुलर है PR के, PQ जो है वो परपेंडिकुलर है, ये PQ और ये PR परपेंडिकुलर है, मतलब ये कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। अब आराम से ये वाला निकल जाएगा, अब आराम से ये वाला निकलेगा। कैसे निकलेगा, आपको पता है कि तीनों एंगल मिला कितना होना चाहिए 180, यानी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R मिला के होना चाहिए 180 डिग्री। अब बताइए एंगल P का वैल्यू 90 आया, Q तो हमें थीटा दिया हुआ है और R हमें फाइंड करना है, तो बताइए कितना हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा R का वैल्यू, प्लस का 90 उधर गया माइनस का 90 तो 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस का थीटा उधर गया तो माइनस का थीटा हो जाएगा, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देख लीजिए, है ना, सवाल तो बेसिक कैलकुलेशन के आधार पे था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आइए मुलाकात करते हैं इस सवाल से।
फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ के देखो क्वेश्चन को, पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा फिर से, एक प्लेन ये है P1, एक प्लेन ये है P2, इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास कर रहा है उसका इक्वेशन लिखना है। तो मित्र अभी हम लोग इसमें बात किए हैं, कितना होता है उसका इक्वेशन, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 होता है। क्लियर? बोलिए P1 का वैल्यू कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड, कॉन्स्टेंट इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। फिर लैम्डा P2 का वैल्यू कितना है, 2x प्लस 3y प्लस 4z, कॉन्स्टेंट इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब आपको किसी तरीके से लैम्डा निकालना और आंसर आ जाएगा। अब मैं तो गौर करो, यही वो प्लेन है जिसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है, और बोला है कि ये जो प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर, ये जो दिख रहा है ना ग्रीन वाला, इसके परपेंडिकुलर है। तो जब प्लेन परपेंडिकुलर हो मतलब डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, इसका भी डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, और दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 कर दो, वहां से लैम्डा निकल जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए पहले इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करोगे, ये है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, लैम्डा से करो मल्टीप्लाई, तो 2 लैम्डा x 3 लैम्डा y 4 लैम्डा जेड और -7 लैम्डा इक्वल टू कितना, 0। चलिए यहां भी x है, यहां भी x है, कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू x आ गया। यहां भी y है, यहां भी y है, कॉमन कर लीजिए, तो 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू y हो गया। उसके बाद यहां भी z है, यहां भी z, कॉमन कर लीजिए, तो 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू z हो गया। फिर कांस्टेंट यहां कितना है, -1, और वहां का है -7 लैम्डा इक्वल टू 0। अब निकाल लो डायरेक्शन रेशियो, अब निकालो डायरेक्शन रेशियो, बताइए कितना होगा, डायरेक्शन रेशियो कितना होगा। अभी जो प्लेन आया उसका कितना आया, x का कोफिशिएंट होता है डायरेक्शन रेशियो, प्लेन में x के कोफिशिएंट 1 प्लस 2 लैम्डा, y का कोफिशिएंट 1 प्लस 3 लैम्डा, और z का कोफिशिएंट 1 प्लस 4 लैम्डा। ध्यान रहे ये डायरेक्शन रेशियो है एक्चुअल में नॉर्मल का होता है, एक्चुअल में नॉर्मल का होता है, और जिसके परपेंडिकुलर है मित्र उसका डायरेक्शन रेशियो कितना आएगा, x का कोफिशिएंट 1, y का -5, z का 3, यानी कितना आ जाएगा 1 -5 और 3। अब क्या करो, दोनों का प्रोडक्ट 0 की इक्वल करो 1 इंटू इतना यानी 1 प्लस 2 लैम्डा, -5 -15 लैम्डा, 3 से करोगे तो 3 प्लस 12 लैम्डा इक्वल टू 0। बोलो कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, 12 में से 15 गया -3, -3 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस लैम्डा हो जाएगा। ओके, 1 में से 5 गया -4, -4 में 3 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी यहां से साफ दिख रहा है कि लैम्डा का जो वैल्यू आया वो -1 आया। कितना आया, लैम्डा का वैल्यू -1 आया। क्लियर है। अब लैम्डा का वैल्यू -1 पुट कीजिए और आंसर लाइए, पुट कीजिए और आंसर लाइए। किसमें पुट करोगे, चलो आइए यहीं पुट कर देते हैं, यहीं पुट कर देते हैं, पुट करो x प्लस वाई प्लस जेड -1, लैम्डा का वैल्यू -1 आया, पुट कीजिए तो -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2x -3y -4z अब +7 इक्वल टू 0। सॉल्व किया जाएगा तो x -2x हो जाएगा -x, y -3y हो जाएगा -2y, z -4z हो जाएगा -3z, और -1 + 7 हो जाएगा +6 = 0। तो बोलो कौन सा आंसर आया, कौन सा आंसर आया। बहुत करेगा तो यहां से माइनस कॉमन कर लेगा, तो सब में से अगर माइनस कॉमन करके हटा देगा तो क्या आंसर आ जाएगा, बोलो सब में से अगर माइनस कॉमन करके हटाएगा तो कितना बचेगा, बोलो x + 2y +
3z अब -6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। बोलो कौन सा आंसर आया? x प्लस 2y प्लस 3z -6 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आया है। तो देखो हम दोनों वैरायटी करा दिए। पॉइंट दिया रहेगा तब कैसे काम करना है, परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट दिया रहेगा तब कैसे काम करना है, ये दोनों काम हम आपको बता दिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। चलिए आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। आज के सेशन का ये मित्र आखिरी सवाल है ये, और बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो मित्र, आप सभी से हमारा यही अनुरोध है, आप सेशन कंप्लीट कीजिए जरूर। ठीक है, सेशन कंप्लीट कीजिए, जरूर कीजिए, है ना। आप अगर इस सेशन को नहीं करके जाते हैं और करके जाते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि 100% आपका बहुत भला हो जाएगा। बिना मतलब के बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंकना चाहिए मित्र, हम बार बार बोलते हैं। लेकिन इस सेशन को करके जाइएगा ना तो उम्मीद से ज्यादा आएगा, उम्मीद से ज्यादा। चलिए, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लाइन इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर। अच्छा, दो लाइन दिया है, एक लाइन यहां है और एक लाइन यहां है। कह रहा है ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब इस क्वेश्चन में सबसे खूबसूरत बात यह है कि अभी ये लाइन जैसा दिख नहीं रहा है, इसको बनाएंगे कैसे, फिर परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट सोचना कैसे है। देखो और पहले पहला लिख लेते हैं। क्या दिया पहला देखो तो, x इक्वल टू ए वाई प्लस बी कॉमा जेड इक्वल टू सी वाई प्लस डी। चलो एक काम करो, यहां से y निकालो। तो अगर यहां से y निकालोगे तो क्या लगता है, ये x माइनस बी अपॉन ए बराबर y हो जाएगा। बोलो, उसी प्रकार यहां से y निकालो तो z माइनस डी अपॉन सी इक्वल टू y हो जाएगा क्या। अब गौर करो, ये भी y की इक्वल है, ये भी y की इक्वल है, तो क्या हम समझ सकते हैं x माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू y इक्वल टू z माइनस डी अपॉन सी। इसी को ठीक से लिखिएगा तो x माइनस बी अपॉन ए y माइनस 0 अपॉन 1 और z माइनस डी अपॉन सी। देख लो लाइन का इक्वेशन मिल गया। देख लो x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी। देख लो मिल गया। कुछ नहीं किए, यहां से y निकाल लिए, यहां से y निकाल लिए, ये भी y की इक्वल है, ये भी y की इक्वल है, इसका मतलब तीनों इक्वल है, कर दिए। फिर से अब देख लीजिए, सेकंड में देख लीजिए क्या लिखा है। देख लो यहां पे x इक्वल टू ई वाई प्लस एफ है, फिर यहां z इक्वल टू जी वाई प्लस एच है। फिर से यहां से y का वैल्यू बता दो तो क्या लगता है, x माइनस एफ अपॉन ई इक्वल टू वाई हो जाएगा। फिर यहां से y बता दो तो z माइनस एच अपॉन जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब सब y की इक्वल कितना हो जाएगा, ये x माइनस एफ अपॉन ई इक्वल टू वाई इक्वल टू z माइनस एच अपॉन जी। यानी कितना बोल सकते हैं, जी जी जी, कितना बोल सकते हैं ये x माइनस एफ अपॉन ई y माइनस 0 अपॉन 1 z माइनस एच अपॉन जी। बन गया फिर से एक लाइन, है ना मित्र। कुछ नहीं कहिए, ये भी y की इक्वल है, ये भी y की इक्वल है, इसका मतलब इतना बराबर y तो y बराबर ये, सब आपस में इक्वल होगा। तो यहां भी एक लाइन आ गया, यहां भी एक लाइन आ गया। अब बोला कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो बोलो पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डिनोमिनेटर वाला A1C, A1C। दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, E1G, E1G। अब परपेंडिकुलर है ना, L1 जो है पहला लाइन जो है वो L2 पर परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट मतलब AE प्लस 1 प्लस CG का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आया, देख लो कौन सा ऑप्शन आया, AE प्लस 1 प्लस CG इक्वल टू 0।
ऑप्शन नंबर AE प्लस CG प्लस 1 = 0, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। देखें बताइए, तो इस सेशन में कुछ ही ऐसा क्वेश्चन था प्यारे, इस सेशन में कुछ ही ऐसा क्वेश्चन था प्यारे जो थोड़ा सा लगा कि नहीं वजन था, लेकिन अगर आप कंप्लीट करते रहिएगा और वजन वाले से ज्यादा दिमाग खराब नहीं कीजिएगा अपना, वजन वाले से थोड़ा दूर रहना, पहले तो वो काम कर लेते जो बेसिक सवाल सब है, वही तो बहुत सारा क्वेश्चन रहता है हमारे पास, उसी को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सारा तकलीफ जो है मैथ से रिलेटेड संबंधित सब खराब दूर हो जाएगा, सब दूर हो जाएगा, सारे के सारे जितने भी मैथ में समस्या आपके पास सब के सब दूर हो जाएंगे। तो मित्र यही उम्मीद करते हैं आपसे कि आप वीडियो को जरूर देखते होंगे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको आप दूसरों दोस्तों की भी बता सकते हैं, है ना। थोड़े इससे हमारा भी फायदा हो जाएगा, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी आ रहा है इसी चैनल पर, ऑफिसर मैथ्स चैनल पर, फाउंडेशन NDA का पूर्ण बैच, जिसमें 11th पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे, 12th भी पढ़ाएंगे, बोर्ड लेवल्स के साथ साथ NDA लेवल की तैयारी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये जल्दी ही शुरू होने वाला है सेशन, तो आप लोग तैयार हो जाइए और इस सेशन को कंप्लीट करते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिशियल मैथ्स। ओके।